हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और इस लॉकडाउन के दौर में ठीक होंगे। भगवान से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें सब लोग ठीक रहें। मैं निधि दुबे माइंड मेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आइए हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक आज पढ़ते हैं जो हर एक एग्जाम में, वो यूपीएसआई हो गया, उसके बाद से यूपीपी हो गया या फिर टेट हो गया, पीआरटी हो गया, सबके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, बनते ही बनते हैं। तो संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा कि हाँ संज्ञा है क्या। संज्ञा पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ संज्ञा किसे कहते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है। ठीक है, तो व्यक्ति में क्या? व्यक्ति में किसी स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका भी नाम आ जाता है, जैसे ले लीजिए सीता, ठीक है, गीता, सीता, गीता, या रितेश, प्रतीक, सोहन, मोहन, ये जो भी नाम है हमारा व्यक्ति में आ जाएगा। वस्तु हो गया, वस्तु में कप ले लीजिए, कप ले लीजिए, उसके बाद से ये मार्कर ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए। स्थान में ले लीजिए, स्थान में गोरखपुर ले लीजिए, सॉरी गोरखपुर ले लीजिए। गोरखपुर ही नहीं, कोई भी जगह हो, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, ये सारे स्थान में आ जाएंगे। भाव में ले लीजिए लड़कपन, लड़कपन। ठीक है, इस सभी चीजों की यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के जो नाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? सॉरी, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के तो ढेर सारे भेद होते हैं, लेकिन वो संज्ञा के भेद हुए कैसे हैं? ठीक है, किसके आधार पे हुए हैं? तो देखिए संज्ञा के भेद जितने भी हो, दो आधारों पे बांटा गया है। ठीक है, पहला आधार है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद और प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमें सीधा सीधा यहाँ आंसर टिक करना है, कितना? 3 भेद होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, कि उत्पत्ति, यूपीएसआई वगैरह के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यानी 3 भेद ही होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, इधर आ जाइए प्रयोग के आधार पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर व्यक्ति संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसमें कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रयोग के आधार पर कितने संज्ञा के भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे पढ़ते हैं। अभी आइए हम उसमें संज्ञा के भेद में हम पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति व स्थान विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी क्या लिखा हुआ है? किसी एक व्यक्ति, स्थान विशेष का बोध कराने वाली, यानी महसूस हो कि हाँ वो कोई एक व्यक्ति है और कोई स्थान है, उसके नाम को अगर उसका नाम है तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने की शर्तें क्या क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं, कौन कौन सा ऐसा जगह है, क्या क्या किसको किस
ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों ने देख लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, विशेष किसी व्यक्ति, स्थान व विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा में भी भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो कैसे हम ये जानेंगे कि हाँ कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं कि शर्तें कौन कौन सी होती हैं। देखिए शर्तें जो है, हमारा पहला शर्त है कि व्यक्तियों के नाम, ठीक है, व्यक्तियों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, इसमें बस व्यक्तियों के नाम होने चाहिए। जैसे यहाँ ले लीजिए मीरा, मीरा, ठीक है, मीरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, यहाँ ले लीजिए सोहन, ठीक है, ये पहला शर्त है हमारा कि किसी व्यक्तियों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा शर्त क्या है, हम आगे देखते हैं। नदियों एवं पर्वतों के नाम, क्या है, नदियों एवं पर्वतों के नाम। नदियों में आप किसे कहेंगे, आप यहाँ ले लीजिए गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। पर्वतों के नाम में क्या लिखेंगे, पर्वतों के नाम में हिमालय पर्वत लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, ये सब क्या है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखिए महासागर के नाम में क्या आएगा आपका, तो तीसरा शर्त क्या है हमारा, महासागर के नाम। तो यहाँ देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब आगे आप जोड़ सकते हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये सब क्या है, हिंद महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, कोई भी हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, जितने भी हैं महासागर वो किस में आएंगे, हिंद महासागर, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा शर्त था। चौथा शर्त क्या है, किसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दिन, माह व वर्ष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर दे दिया जनवरी में कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या कहेंगे, हम जानते रहेंगे तब तो बताएंगे, इसीलिए कुछ शर्तों को मैंने आपके सामने रखा। दिन के नाम अगर दे दिया, सोमवार में कौन सी संज्ञा होती है, तो हम डायरेक्टली अगर जानते हैं तो बता सकते हैं कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है दिन, माह व वर्ष के नाम। दिन में आप ले लीजिए सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जितने भी दिन के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। माह में क्या है, माह में आप ले लीजिए जनवरी, फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी महीने के नाम हैं सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद क्या यहाँ दिया हुआ है, वो वर्ष के नाम। वर्ष में जैसे मान लीजिए 2020 बोल रहे हैं ना, 2020, 2021, 2021, ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई कह दिया कि 1995 में कौन सा संज्ञा है, 1995 में कौन सा संज्ञा है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मुझे ये पता है कि हाँ वर्ष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है तो उसको हम आंख बंद करके बता सकते हैं। कोई जगाए कि अरे उठो, कोई सोई रहो, आप कहीं भी हो सोए रहो, और कोई पूछ दे अरे 1995 में कौन सा संज्ञा, अरे यार हटो, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पता रहेगा तो आप कितनी भी गहराई नींद में सोए हो, डायरेक्टली बता सकते हो कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे शर्त क्या है देखते हैं। ऐतिहासिक घटना व युद्धों के नाम, ऐतिहासिक घटना व युद्धों के नाम, उसमें क्या आएगा, ऐतिहासिक घटना में हम क्या कर सकते हैं, क्या हुआ, खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध हो गया, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, ऐसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, खानवा का युद्ध हो गया, यहाँ लिख सकते हैं चौरी चौरा का युद्ध,
ऐतिहासिक घटना व युद्धों के नाम। क्या है हमारा पांचवा शर्त है ऐतिहासिक घटना व युद्धों का नाम। ठीक है, तो मान लीजिए युद्धों में हम लिख सकते हैं खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ऐतिहासिक घटना में हम लिख सकते हैं बंगाल का विभाजन। ठीक है, बहुत सारे हैं जो भी इसमें युद्ध हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पर्वों व त्योहारों के नाम। ये क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 26 जनवरी में कौन सी संज्ञा है, 26 जनवरी में कौन सी संज्ञा है, तो बेहिचक आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, होली, दशहरा, इसमें कोई भी हो, राष्ट्रीय पर्व हो गए या त्योहार हो गए, जैसे पर्वों में हो जाए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, 2 अक्टूबर, ये सब क्या है, आपके राष्ट्रीय पर्व हैं। तो ये इसमें किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहां लिख लीजिए होली, होली, दिवाली, ये सब क्या है, किसी भी त्योहार का नाम हो गया या पर्व का नाम हो गया, वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आगे हम पढ़ते हैं छठवां शर्त क्या होती है हमारी, भू आकृतियों के नाम। भू आकृति का मतलब क्या हो गया, भू आकृतियों का नाम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डल झील, थार क्या बोलते हैं उसको, थार का रेगिस्तान। ठीक है, उसके बाद से लोनार झील, ये सब क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं लोनार झील। ये भू आकृति, ये भू आकृति है, इसमें कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक जो है वो आया होगा, जैसे इसमें हम कह सकते हैं लोनार का झील हो गया, आप लोगों ने पढ़ा। उसके जगह डल का झील, यहाँ लिख सकते हैं डल का झील। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं अपना सातवां, देखते हैं राष्ट्रीय क्या है, जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम, इसमें क्या आएगा अब बताएं हमें। ठीक है, इसमें हम आइए देखते हैं क्या होगा, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हम कैसे देंगे, जापानी। अगर हम कहें जापानी, तो क्या है, जापान है, उसके नाम से पड़ा हुआ है, ये राष्ट्रीयता उसके नाम में छिपा हुआ है कि वो जापानी है। जापानी, जापान एक नाम हो गया, देश का नाम हो गया, इसलिए जापानी भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ लिख लीजिए भारतीय, भारतीय, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। बंगाली, पहाड़ी, ये सब क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आपको लेके। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी तक तो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने पढ़ा, आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे, आगे हम आगे पढ़ते हैं। आगे वह संज्ञा, वह संज्ञा, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कराती है, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूछ दे अगर कि जातिवाचक, आपसे कोई पूछ दे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय, इंडिया में एक विश्वविद्यालय नहीं है ना, हिंदू विश्वविद्यालय है। अभी यहाँ अपने गोरखपुर में भी है दीनदयाल उपाध्याय, ये भी तो विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय में भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए यादव जी, यादव जी, यादव जी दुनिया में एक नहीं है, अकेले यादव जी थोड़ी को जन्म लिया है, यादव तो एक जाति है। ठीक है, वो एक जाति है, जो जिस जाति के इस गांव में, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, यादव जी जाति के लोग बहुत दुनिया में हैं, इसलिए ये जाति, ये भी यादव जी भी जाति, यानी जितने भी जाति होते हैं, यादव जी, दुबे जी, दुबे जी, वर्मा जी, कुछ भी लिखिए, वर्मा जी,
और क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या लिख सकते हैं, कलम, कलम, कलम हमने तो बताया कि यहाँ संज्ञा है, लेकिन कलम भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये मार्कर लिख लीजिए, मार्कर जो भी है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, कप लिख लीजिए, ये किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आगे जातिवाचक संज्ञा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए अब मैं बहुत शॉर्ट में ही इसको खत्म कर रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं विश्वविद्यालय, यादव जी, दुबे जी, वर्मा जी, या पेन हो गया, कलम हो गया, मार्कर हो गया, कप हो गया। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बाद से हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो आइए हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाव का बोध कराने वाला जो संज्ञा होता है, यानी भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी कुछ सट्टे होती हैं, जैसे हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है उससे हमारा भाववाचक संज्ञा, कुछ ऐसे जातिवाचक संज्ञा होते हैं जो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, देखते हैं। लड़का एक जाति हो गया, लड़का एक जाति हो गया, लेकिन लड़कपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा है। ये भाव है लड़कपन, ना कि जाति है। ठीक है, तो ये क्या है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा। लड़कपन में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। मानव क्या है, जाति है, मानव जाति है। मानवता क्या है, भाव है। ठीक है, इसलिए मानवता हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। स्त्री क्या है, स्त्री एक जाति है, स्त्रीत्व उसका वो भाव है। ठीक है, जल क्या है, जल क्या है, जल जाति है। और शीतलता क्या है, कहते हैं जल बहुत शीतल है, यानी ठंडा है। यहाँ शीतलता क्या है, शीतलता एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाववाचक संज्ञा जो सर्वनाम के थ्रू भी बनते हैं वो। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कुछ है। जैसे अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, अपना एक सर्वनाम है, उसमें अपनापन लग गया, अगर अपनापन हो गया तो क्या है, पन लग जाने की वजह से वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए कि अपनापन में कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हम है, हम एक सर्वनाम है, हम एक सर्वनाम है, जिसमें हम है तो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। निज क्या है, निज, और निज में निजता हो गया, तो निजता हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये सर्वनाम से निज एक सर्वनाम है और निजता उसका भाववाचक संज्ञा बना। ठीक है, ऐसे ही कुछ विशेषण होते हैं, विशेषण से भी हमारा भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे क्या है, चोर क्या है, चोर चोरी करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, चोर है तो चोरी करता है, उसका विशेषता क्या है कि वो चोरी करता है, चोर है, उसकी भाव क्या है, चोरी, चोर है विशेषण, और चोरी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, वह लड़की सुंदर है, लड़की क्या है, सुंदर है, तो विशेषण हो गया उसका, लड़की सुंदर है तो विशेषण हो गया। लेकिन उसमें सुंदरता क्या है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लाल, उस लड़की ने लाल कलर का ड्रेस पहना है, लड़की ने ड्रेस तो पहना है लेकिन किस कलर का पहना है, लाल, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल ड्रेस पहनी है। लेकिन अगर लालिमा है तो लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मारना एक क्रिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मारना, मारना। ठीक है, ये क्या है, क्रिया है, लेकिन इसका क्या भाववाचक संज्ञा अगर बनाना है तो मार हो जाएगा। ठीक है, मार हो जाएगा। वैसे दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन दौड़ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग।
अव्यय से भाववाचक संज्ञा। इधर हम लोग पढ़ लिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा, और इधर देख लेते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाता है, देखिए लड़का है, लड़का है एक अव्यय है। ठीक है, लड़का क्या है, एक अव्यय है। लड़का वह प्रतिदिन नहाता है, प्रतिदिन नहाता है, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। वह प्रतिदिन नहाता है, नहाता है, नहाना एक भाव है, तो क्या है, क्रिया है, क्रिया, क्रिया वो कहते हैं ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो नहाना यहाँ हो गया, प्रतिदिन नहाता है, लड़का अव्यय, लड़का से प्रतिदिन नहाता है, वो भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, वाह वाही, वाह वाही, क्या हो गया ये, वाह वाही। ठीक है, शाबाश, शाबाश लिखते हैं, शाबाश, शाबाश। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा इसका, शाबाशी, इसका भाववाचक संज्ञा, ये अव्यय है शाबाश। ठीक है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, शाबाशी। ठीक है, तो इसको हम देख ले, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें कि भाववाचक संज्ञा से कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने भाववाचक पढ़ा, भाववाचक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है, क्या है क्वेश्चन हमारा पहला बनता है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता और विशेषता। क्या है, राष्ट्रीयता, सॉरी राष्ट्रीयता, क्या है, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, आप पहचाने। हाँ, तो इसमें हमारा, आइए देखते हैं इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, राष्ट्रीय जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये राष्ट्रीयता जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो सी इज द राइट आंसर, और ये राष्ट्रीयता कोई शब्द ही नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बन रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए राष्ट्र हो गया, ये भी नहीं है, गंगा हो गया, ये भी पता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता ही आता है। ये मनुष्य, यानी डी इज द राइट आंसर, डी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी मनुष्यता हमारा भाववाचक संज्ञा में है। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, कोई भी हिंदी का कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन देखिएगा, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ समूहवाचक संज्ञा कहते किसे। तब तक आप लोग सब लोग को धन्यवाद।